अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मिस्टीरियस वर्ल्ड में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन ग्रामी, हम में से बहुत से लोग इस कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि आखिर इल्यूमिनाटी है क्या, ये क्या काम करती है और कैसे काम करती है। दोस्तों, ये कोई जिन भूत या खलाई मखलूक नहीं है, ये हमारी ही तरह आम इंसान है। इनके काम करने का तरीका ही ऐसा होता है कि हमें पता भी नहीं चलता, बल्कि कभी कभार तो हम खुद इनके काम कर देते हैं और हमें भनक तक नहीं लगती। इल्यूमिनाटी कोई इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं, बल्कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये ऑर्गेनाइजेशन इंटेलिजेंस एजेंसी से भी बड़े और एक्यूरेट तरीके से काम करती है। मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, इनका काम माइंड कंट्रोलिंग होता है। ये पहले अपने दुश्मन का माइंड कंट्रोल करते हैं और फिर उससे अपनी मर्जी के काम करवाते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन कब से मौजूद है ये कोई नहीं जानता, अलबत्ता ये अमेरिका के इंडिपेंडेंट होने से पहले बनाई गई थी। ये कोई और नहीं बल्कि यहूदियों की बनाई गई है, और ये खास तौर पर अमेरिका को वजूद में लाने के लिए बनाई गई थी। रूमी और ब्रिटिश इससे हज़ार गुना बेहतर है, क्योंकि ब्रिटिश और रूमी ने हमेशा सामने की जंग की है, लेकिन इल्यूमिनाटी हमेशा पीछे से वार करती है। नाजरीन ग्रामी, इल्यूमिनाटी ने जब अमेरिका को वजूद में लाने के लिए जोर पकड़ा तो इनके साथी ही इनके खिलाफ हो गए। ब्रिटिश अंपायर, जिससे इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, इल्यूमिनाटी की तरफ से बनाई जाने वाली पॉलिसी की वजह से दुश्मनी में बदल गए। इसके अलावा और बहुत से ममालिक और रियासतें ऐसी थीं जो अमेरिकन पॉलिसी के खिलाफ थीं। अमेरिका को इंडिपेंडेंट बनाने में सबसे बड़ी रुकावट ब्रिटिश अंपायर था, लेकिन उस वक्त अमेरिका को ब्रिटेन से ज़्यादा टफ टाइम कबायली इलाकों ने दिया। नाजरीन ग्रामी, ये कबायली उस वक्त अपर साउथ में थे। उस वक्त अपर साउथ में 16 छोटे कबाइल शामिल थे, जिसमें नॉर्थ साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया, वर्जीनिया, केंटकी और ओहियो के अलावा बहुत से इलाके आते थे। इन कबाइल में सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल चेरोकी थे। चेरोकी जंगजू लड़ाई के एतबार से बहुत माहिर थे और काफ़ी ज़हीन भी थे। चेरोकी की असल पहचान इनके लड़ने के स्टाइल से हुई थी। चेरोकी और अमेरिकन की लड़ाई का आगाज़ तब हुआ जब अमेरिका इंडिपेंडेंट होने के लिए पॉलिसी बना रहा था। इन पॉलिसीज़ में मुख्तलिफ रियासतों को इकट्ठा करके एक रियासत बनाना था, जिसे आज हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी कहते हैं। नाजरीन ग्रामी, यूएसए की तरफ से बनाई जाने वाली एक पॉलिसी ये भी थी कि अगर चेरोकी हमारा साथ दें या रहने के लिए और कारोबार के लिए ज़मीनें दें तो यूएसए उनका कर्जा माफ़ कर देगा। चेरोकियों को अंदाज़ा हो गया था कि उनको कर्जा देने का असल मकसद और उनका प्लान क्या था। उन्हें अंदाज़ा था कि जो ऑर्गेनाइजेशन पहले उनकी हमदर्द बनी और बाद में सरदर्द, वो जब पावरफुल होगी तो वो अपनी आज़ादी खो बैठेंगे और ना चाहते हुए भी उन्हें उनकी गुलामी करनी पड़ेगी। चेरोकियों ने इस मुआहिदे को मानने से इनकार कर दिया और यूं अमेरिकन और चेरोकियों के दरमियान जंग का आगाज़ हुआ। नाजरीन ग्रामी, चेरोकी लीडर ड्रैगन कनोई था, जिसे द सैवेज नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। इल्यूमिनाटी ने इसकी ज़मीनों में कदम जमाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार ड्रैगन कनोई ने इन्हें शिकस्त दी। अमेरिकन फिजिकली जंग से इस मामले को निपटा न सके तो उन्होंने चेरोकी की जड़ों में बैठने का फैसला किया। नाजरीन ग्रामी, यह तनाज़ा 1763 में ही शुरू हो गया था, जब इंडिया और फ्रेंच के दरमियान यूरोपियन थिएटर्स को लेकर काफ़ी कशीदगी थी। इस कशीदगी को दूर करने के लिए बहुत सी फाउंडेशंस बनाई गई थी, लेकिन फाउंडेशन बनाने के बावजूद ये कशीदगी बढ़ती गई और एक जंग की शक्ल इख्तियार कर गई। इस जंग को 7 ईयर वार भी कहा जाता है। इस जंग के सबब चेरोकी और अमेरिकन सेटलर्स के दरमियान गर्मा गर्माई हो गई थी। दोस्तों, फ्रेंच और इंडियन वार जो कि नॉर्थ अमेरिका में शुरू हुई, इस जंग में चेरोकी भी शामिल थे। इस जंग की वजह से चेरोकी को बहुत नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें मगरिब की तरफ हिजरत करनी पड़ी। चेरोकियों ने मियालोक को अपनी रेजिडेंस बनाया, जिसे ग्रेट आइसलैंड टाउन भी कहा जाता है। नाजरीन ग्रामी, चेरोकियों की हिजरत ने वेस्ट को परेशान कर दिया था। अमेरिकन को सबसे ज़्यादा टेंशन तब हुई जब चेरोकी ने इल्यूमिनाटी की तरफ से बनाई जाने वाली पॉलिसी को मानने से इनकार कर दिया। अमेरिकन पॉलिसी की वजह से यह तनाज़ा दुश्मनी में बदल गया। इस दुश्मनी की वजह से सरहदी इलाकों में आए दिन लड़ाइयाँ शुरू हो गई। ये लड़ाई जंग की सूरत इख्तियार न कर जाए, इसलिए ब्रिटिश एम्पायर ने अमेरिकन कॉलोनिस्ट और चेरोकियों के दरमियान मुआहिदा करवा दिया, जिसे ट्रीटी ऑफ लॉन्ग आइसलैंड भी कहा जाता है। इस मुआहिदे में चेरोकी को कनाहवा रिवर के पास की ज़मीनें रहने के लिए वापस कर दी गई थी। ये ज़मीनें स्पेनिश फ्लोरिडा से ओहियो तक दी गई थी। नाजरीन ग्रामी, इस ट्रीटी को मानना अमेरिकन कॉलोनिस्ट की मजबूरी थी, क्योंकि अगर उस वक्त अमेरिकन ब्रिटिश की बात न मानते तो ब्रिटिश एम्पायर में इतनी ताकत थी कि वो इन कॉलोनिस्ट को तबाह कर देते। इस ट्रीटी के बावजूद अमेरिकन ने चेरोकी के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी, लेकिन इस बार चेरोकी ने बगैर किसी मदद के अमेरिकन पर चढ़ाई कर दी। चेरोकी ने जब मुसलसल अमेरिकन पर वार किए तो अमेरिकन इनसे डर गए और कमज़ोर होने की वजह से पीछे हट गए। लेकिन चेरोकी, जो तादाद में अमेरिकन से कम थे, अमेरिकन की इन्हीं हरकतों की वजह से एक्टिव हो गए थे। दोस्तों, चेरोकी की एक्टिव होने की वजह से अमेरिका को हमले का मौका मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। इसीलिए उन्होंने सामने की जंग की बजाय सेटलमेंट्स के जरिए लड़ने का फैसला किया और 1765 में इवान शेल्बी नामी शख्स, जो कि अमेरिकन जासूस और मिलिट्री ऑफिसर था, चेरोकी की ज़मीनों में दाखिल हुआ। 3 साल बाद 1768 में इवान शेल्बी ने चेरोकी के इलाके में ज़मीनें परचेज करना शुरू कर दी।
اسی طرح ایک اور امریکن آفیسر جیکوب براؤن نے بھی ایوان شیلبی کے ساتھ زمینیں پرچیز کرنا شروع کر دی۔ جیکوب براؤن نے کارٹر ویلی جو کہ کلنچ ریور اور بیچ کریک کے درمیان موجود ہے، اس زمین کو خریدا۔ زمین خریدنے کے بعد امریکنز نے وہاں اپنی جڑیں مضبوط کرنا شروع کر دی۔ مسلسل جدوجہد کے بعد جیمز جو کہ امریکن سرحدوں کا محافظ تھا، اس نے امریکنز کو گروپس کی شکل میں ٹینیسیز بھیجنا شروع کر دیا۔ امریکنز نے چیروکیوں کی زمینیں خریدنے کے بعد اس جگہ کو اپنی ریزیڈنس بنایا۔ ایوان شیلبی اور جیکوب براؤن کی خریدی ہوئی زمینوں میں رہائش کرنے کے بعد انہوں نے وہاں مختلف آرگنائزیشن بنا دی جو عام طور پر لوگوں کی مدد کرتی تھیں۔ یہ آرگنائزیشنز چیروکی کو دھوکہ دینے کے لیے بنائی گئی تھیں۔ ان کا اصل مقصد چیروکی کے آس پاس کے علاقوں میں قبضہ کرنا تھا۔ ناظرین گرامی، زمین خریدنے اور رہائش کرنے کے بعد امریکنز کو سب سے بڑا دھچکا تب لگا جب ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ فار انڈین افیئرز الیگزینڈر کیمرون نے آس پاس کے علاقوں میں سروے کروایا، اور جب الیگزینڈر کیمرون کو پتہ چلا کہ امریکنز ان زمینوں میں گھس چکے ہیں تو اس نے فوراً آرڈر دیا کہ امریکنز اس جگہ کو خالی کر دیں اور واپس چلے جائیں۔ اس وقت امریکنز اگر اس زمین کو چھوڑ دیتے تو ان کی 6 سال کی محنت ضائع ہو جاتی۔ امریکنز نے عطاق اللہ کو نشانہ بنایا۔ عطاق اللہ جو کہ چیروکی کا پرنسپل چیف تھا، بہت زیادہ نرم دل تھا۔ امریکنز نے عطاق اللہ کو اپنے جال میں پھنسایا اور اسے ایموشنلی بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ امریکنز نے عطاق اللہ سے کہا کہ ہم نے بڑی محنت سے یہاں جگہ خریدی ہے۔ عطاق اللہ ان کے اس جال میں پھنس گیا اور انہیں وہاں رہنے کی اجازت دے دی، لیکن ایک معاہدہ کیا گیا کہ جو سیٹلرز پہلے سے موجود ہیں صرف وہی وہاں رہ سکتے ہیں، دوسرے لوگوں کو آ کر وہاں رہنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ وقتی طور پر امریکنز کو اس معاہدے کو ماننے میں دشواری ہوئی، لیکن جو ان کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا تھا۔ ناظرین گرامی، امریکنز بہت تھوڑی تعداد میں چیروکی کی زمینوں پر موجود تھے۔ اتنی تھوڑی تعداد میں وہ چیروکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ امریکنز نے اپنی تعداد بڑھانے کے لیے انڈائریکٹلی عطاق اللہ کے ساتھ کیے جانے والے معاہدے کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دی۔ امریکنز نے اپنی آرگنائزیشنز کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ان آرگنائزیشنز نے لینڈ اسپیکولیٹرز کے ساتھ مل کر ڈیولپنگ کے نام سے نئی کالونی بنانا شروع کر دی۔ مسلسل کام کرنے کے بعد کالونی بن گئی جسے وینڈیالا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کالونی بنانے کے بعد امریکنز نے اسے ڈسٹرکٹ بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ کام اتنی تیزی سے ہو رہا تھا کہ چیروکی کو سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا، لیکن چیروکی کے ساتھ امریکنز آرگنائزیشنز کی ہمدردی نے انہیں شک و شبہ میں ڈال دیا۔ ان آرگنائزیشنز کا ہمدرد بننے کا سٹائل ہی اتنا ایکوریٹ ہوتا تھا کہ اسے سمجھنا نہایت ہی مشکل کام تھا۔ چیروکی نے صرف شک کی بنیاد پر ان سے زمینیں واپس لینے کا مطالبہ کر دیا، لیکن اب زمینیں واپس لینا اتنا آسان کام نہیں تھا، کیونکہ امریکنز نے پیسے دے کر وہ زمینیں حاصل کی تھیں، اور امریکنز نے کہا اگر زمینیں واپس چاہیے تو ہمارے پیسے واپس کر دیے جائیں۔ چیروکی جو کہ خود برٹش امپائر کے رحم و کرم پر تھے اور اکانومیکلی بہت زیادہ ویک تھے، اکانومیکلی ویک ہونے کی وجہ سے چیروکی نے برٹش امپائر سے مدد مانگ لی، لیکن برٹش امپائر نے زمین کی قیمت دینے سے انکار کر دیا اور یوں امریکنز نے وہاں اپنا قبضہ جمایا۔ ناظرین گرامی، امریکہ جب سے وجود میں آیا ہے، اس نے اسی اسٹریٹجی کے تحت دوسری ریاستوں میں قبضہ جمایا۔ فلسطین پر امریکہ کا قبضہ اور اس پر اسرائیل کو مسلط کرنا اسی اسٹریٹجی کے تحت یہ کام کیا گیا ہے۔ یہ ہمیشہ اپنے مخالف کے ویک پوائنٹ پر حملہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ان پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ میں انشاءاللہ فلسطین اور اسرائیل کے بارے میں بھی ویڈیو بناؤں گا، اس کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ناظرین گرامی، ٹینیسیز میں اپنی جڑیں مضبوط کرنے کے بعد امریکنز نے کینٹکی پر نظریں جما لی۔ کینٹکی کا علاقہ بھی چیروکی کے انڈر آتا تھا۔ امریکنز نے کینٹکی میں بھی سیم اسٹریٹجی کے تحت زمینیں خریدنی شروع کر دی، لیکن اس بار چیروکی نے بھرپور مزاحمت کی۔ اس بار عطاق اللہ نے بھی زمینیں نہ دینے کا فیصلہ کیا، لیکن اس وقت ٹرانسلینیا لینڈ کمپنی کی مدد سے امریکنز نے بغیر کسی رکاوٹ کے لینڈ پرچیز کر لی۔ کینٹکی کی زمین پرچیز کرنے کے بعد چیروکی کے علاوہ آس پاس کے قبائل بھی امریکہ کے خلاف ہو گئے تھے۔ اس وقت ڈریگن کنوئی جو کہ عطاق اللہ کا بیٹا اور گریس آئس لینڈ ٹاؤن کا ہیڈ مین تھا، اس نے سب سے زیادہ اس کی مخالفت کی۔ اس نے امریکنز سے کہا کہ تم نے زمین تو خرید دی ہے، لیکن مجھے اس زمین پر گہرے بادل نظر آ رہے ہیں، اس زمین میں بہت خون خرابہ ہونے والا ہے۔ ناظرین گرامی، مسلسل زمین کی خرید و فروخت نے برٹش امپائر کو تجسس میں ڈال دیا۔ برٹش امپائر کی طرف سے جب اس معاملے کی تحقیقات کی گئی تو وہ امریکنز کی اس چال کو سمجھ گئے اور فوراً اس کے خلاف ایکشن میں آ گئے، لیکن اس وقت تک امریکنز کو وہاں 12 سال سے زیادہ ہو گئے تھے، اور 12 سال میں امریکنز نے وہاں اپنی جڑیں بہت سٹرونگ کر لی تھیں، اور اب انہیں وہاں سے نکالنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ برٹش امپائر اور امریکن کالونسٹ کے درمیان شدید مخالفت شروع ہو گئی۔ اس کشیدگی کے باعث برٹش سپرنٹینڈنٹ آف انڈین افیئرز جان سٹارٹ کے گھر کا محاصرہ اور گھراؤ کیا گیا۔ برٹش آفیسر ہونے کے باوجود جان کو وہاں سے جان بچا کر بھاگنا پڑا۔ اس کے بعد تھامس براؤن جو کہ چیروکی کے بہت زیادہ قریب تھا، امریکنز نے اس کے گھر کا گھراؤ کیا، لیکن یہ خوش قسمت نہیں تھا اور پکڑا گیا۔ امریکنز نے اسے پکڑ کر ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا اور اسے جلا دیا۔ یہ کشیدگی اب دشمنی میں بدل چکی تھی۔ ناظرین گرامی، جان جو بچنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اس نے چیروکی کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور امریکنز کے خلاف متحد ہو گئے۔ جان نے چیروکی کو ہتھیار اور جنگی ساز و سامان مہیا کرنا شروع کر دیا۔ جان نے چیروکی کے سربراہ ڈریگن کنوئی کو 80 جنگجو اور اسلحہ فراہم کیا۔ ڈریگن کنوئی 80 جنگجوؤں کے ساتھ صرف
डिफेंड कर सकता था। अटैक करने के लिए उसने जॉन से और ज्यादा फौजी दस्ते तलब कर लिए। नाजरीन ग्रामी, फौजी दस्ते भेजने से पहले अमेरिकन सेटलर्स को लेटर लिखा गया और धमकी दी गई कि अमेरिकन ने इलीगली चेरोकी की जमीन पर कब्जा किया हुआ है और 40 दिन की मोहलत दे दी गई कि अगर 40 दिन में जमीनें खाली ना की गई तो सिर्फ जंग होगी। अमेरिकन ने इस लेटर को संजीदा नहीं लिया। 40 दिन गुजरने के बाद जॉन ने ड्रैगन कनोई को फौजी दस्ते फराहम कर दिए ताकि वो अमेरिकन सेटलर्स पर हमला कर सके। फौजी दस्तों की आमद की खबर सुनकर अमेरिकन घबरा गए और खुद को बचाने के लिए इकट्ठा होना शुरू हो गए। इस जंग के असरात देखकर ब्रिटिश अंपायर के गवर्नर ने चीफ कॉनस्टाक की क़यादत में नॉर्थ और साउथ के कबाइल का दौरा किया। दौरे में इसने चेरोकी के अलावा तमाम कबाइली लोगों से मुलाकात की और इन्हें अपने साथ लड़ने की पेशकश की। ड्रैगन कनोई ने सबसे पहले कबूल किया। ब्रिटिश अंपायर को एक्शन में देखकर दूसरे कबाइली भी कनोई के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए। नाजरीन गिरामी, कॉनस्टाक के जाने से पहले कनोई ने केंटकी पर रेड किए और कॉनस्टाक को एतमाद में लेने के लिए उसने उसके आगे 4 सर पेश किए। कनोई के पास ताकत होने की वजह से उसने मुसलसल अमेरिकन पर हमले करना शुरू कर दिए। चेरोकी के इन हमलों ने सेटलर्स की नींदें उड़ा दी थी। खुद को बचाने के लिए अमेरिकन ने नैन्सी वार्ड के पास जाने का फैसला किया। मौर्रिखीन लिखते हैं कि नैन्सी वार्ड को चेरोकी अपना लीडर मानते थे और रहम दिल होने की वजह से इसकी हर बात मानते थे। अमेरिकन ने नैन्सी से दरखास्त की कि चेरोकी और कबाइली लोगों से इनकी जान छुड़वाए। जब नैन्सी ने इनके मुतालबात मानने से इनकार किया तो खुद को मजलूम बनाकर सारा ब्लेम चेरोकी पर डाल दिया। जब सारा ब्लेम चेरोकी पर पड़ा तो कनोई को गुस्सा आ गया और नतीजे में उसने नॉर्थ कैरोलिना की सरहद पर एक छोटे से किले का मुहासरा किया। यह मुहासरा सिर्फ अमेरिकन को यह बताने के लिए था कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। इस मुहासरे के बाद अमेरिका की तरफ से एक बहुत बड़ी फौज कनोई की तरफ भेजी गई। बड़ी फौज होने के बावजूद उनके हौसले पस्त थे। अमेरिकन ने सामने से ललकारने की बजाय चेरोकी की तरह का गेटअप करके साउथ कैरोलिना के सरहदी इलाके पर हमला कर दिया और कत्लेआम किया। नाजरीन ग्रामी, कनोई को इसकी खबर मिलते ही उसने अपनी फोर्स को एक्टिव कर दिया। अमेरिकन चेरोकी से 6 मील के फासले पर थे, लेकिन कनोई के आइसलैंड में मौजूद सेटलर्स जो कि अमेरिकन जंगजू थे एक्शन में आ गए और रात के वक्त आइसलैंड पर हमला कर दिया। कनोई के हिफाजती इकदामात की वजह से अमेरिकन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और भाग गए। कनोई समझ चुका था ये हर जगह फैले हुए हैं, ये कब और कहां से हमला आवर हो जाए कुछ नहीं पता। अमेरिकन के हमले से पहले कनोई ने उन्हें डराने के लिए कार्टर वैली पर हमला कर दिया, लेकिन अमेरिकन का गढ़ होने की वजह से कनोई उस हमले में नाकाम रहा। ये मुहासरा 2 हफ्तों तक जारी रहा। मुहासरे के दौरान ही अमेरिकन ने नॉर्थ, साउथ और जॉर्जिया में मौजूद अपनी फोर्स को एक्टिव कर दिया। इस फोर्स के एक्टिव होते ही 2400 जंगजू टेनेसी पर हमले के लिए भेज दिए गए और साउथ कैरोलिना ने 1800 जंगजू भेजे। नॉर्थ और साउथ कैरोलिना दोनों ने मिलकर चेरोकी पर चढ़ाई कर दी, लेकिन हिफाजती इकदामात की वजह से चेरोकी डिफेंड करने में कामयाब रहे। कनोई के पहुंचते ही असल जंग का आगाज हो गया। कनोई अपने सिपाहियों के साथ मुसलसल जंग और सफर में था, जिसकी वजह से चेरोकी जंगजू ज्यादा देर टिक न पाए। कनोई अपने बहुत सारे जंगजू खो चुका था, इसीलिए कनोई ने सरेंडर करने का फैसला किया। कनोई के सरेंडर करते ही अमेरिकन ने चेरोकी के पूरे कबीले को जलाकर राख कर दिया और जो कुछ हाथ लगा उसे तबाह कर दिया। अमेरिकन ने चेरोकी कबीले के बच्चों और औरतों का कत्लेआम किया। अमेरिकन ने कनोई को कत्ल नहीं किया बल्कि उसे कैदी बना लिया। नाजरीन ग्रामी, कनोई ने अमेरिकन की मिन्नतें की कि कबीले के बच्चों और औरतों को जाने दिया जाए, लेकिन अमेरिकन ने रोज बच्चों और औरतों की लाशें कनोई के बाप को भेजकर ब्लैकमेल करने लगे और बची कुछ जमीनों को कब्जे में लेने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। कनोई के बाप ने अमेरिकन के साथ मुआहिदा किया और कनोई के बदले बाकी जमीनें भी अमेरिकन के हवाले कर दी। मुआहिदे में तय पाया गया कि चेरोकी अब मजीद इन इलाकों में नहीं रहेंगे। कनोई ने अपने लोगों के साथ सर्द इलाके की तरफ हिजरत की, जिसे चिकामोगा भी कहा जाता है। जाने से पहले कनोई ने अमेरिकन से कहा था कि मेरे पास छोटे सिपाही यानी बच्चे हैं, ये बड़े होकर हमारा बदला जरूर लेंगे। दोस्तों, हिजरत के बाद भी अमेरिकन ने कनोई का पीछा नहीं छोड़ा। हिजरत के बाद कनोई को ब्रिटिश की तरफ से मिलने वाली इमदाद पर भी अमेरिकन ने हमला किया और सारा माल लूट कर ले गए। अमेरिका बहुत सारे इलाकों पर कब्जा कर चुका था। पहले ये कॉलोनी की शक्ल में मौजूद था, लेकिन चेरोकी को शिकस्त देने के बाद इनके पास बहुत बड़े इलाके कब्जे में आ गए थे और 1776 में इन इलाकों को जोड़कर अमेरिका ने एक नई रियासत बनाई, जिसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है। दोस्तों, अमेरिका को स्टेट बनाने के बाद चेरोकी और अमेरिकन के दरमियान एक और जंग हुई। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में सब कवर किया जा सके। तब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।